तो यार सब लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी ने भी सम्राट अशोक के इतिहास के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। बौद्ध सभ्यता के प्रचार प्रसार का जो काम उत्तर के मौर्यों ने किया, वही काम दक्षिण में सातवाहनों ने किया। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत में है तो सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत में है। उत्तर में मौर्य काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते तो दक्षिण में भी सातवाहन काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते। मौर्यों ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए तो सातवाहनों ने भी अपने स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। अमरावती, गोली, जग्गईपेठा, घंटसाल, नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। पीतलखोरा, नासिक, भाजा, कारले और भी बहुत सारे स्थानों की बौद्ध गुफाएं, चैत्य इन्हीं सातवाहनों के नाम हैं। इससे पता चलता है कि मौर्य वंश और अशोक ने किस तरह से आने वाले राजवंशों को प्रभावित किया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दरअसल ब्राह्मी लिपि का पूर्व रूप है। फिर हम क्यों नहीं पढ़ पाते, इसे जरा समझते हैं। देवनागरी लिपि आप पढ़ लेते हैं, मगर 1000 साल पहले की नागरी लिपि जो इसी देवनागरी का पूर्व रूप है आप पढ़ नहीं पाएंगे। कारण है कि 1000 साल में लिपि चिन्हों में काफ़ी बदलाव आ जाता है। आप सम्राट अशोक की लिपि को पढ़ लेते हैं पर जरूरी नहीं उसके 1000 साल पहले की सिंधु लिपि जो उसका पूर्व रूप है उसको भी पढ़ पाएं। कोई भी अज्ञात लिपि तब तक पढ़ी जाती है जब तक उसका द्विभाषीय अभिलेख मौजूद हो जिसमें कि एक लिपि ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषीय हैं इसलिए वे पढ़े जा सकते हैं, या फिर अभिलेख काफ़ी लंबे हो ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पकड़ा जा सके। अशोक के अभिलेख लंबे हैं जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है इसलिए वे पढ़े जा सकते हैं, मगर सिंधु घाटी के अभिलेख छोटे छोटे हैं और वे द्विभाषीय नहीं है इसलिए उसे पढ़ने में कठिनाई आती है। सिंधु लिपि को पढ़ने के लिए बैक सिद्धांत अपनाना होगा और ब्राह्मी के लिपि चिन्हों का अनुगमन करते हुए पीछे की ओर लौटना होगा, यानी कि सिंधु लिपि तक। मगर सिंधु लिपि और ब्राह्मी लिपि के बीच की कड़ियाँ गुम तो हैं, बैक सिद्धांत के रास्ते में यही बड़ी कठिनाई है। मार्ग कठिन है मगर असंभव नहीं। आखिरी बात यह है कि अशोक के अभिलेखों की प्राकृत भाषा ज्ञात थी, सिर्फ लिपि अज्ञात थी, इसलिए अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सहूलियत हुई। मगर सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों अभी अज्ञात बनी हुई है इसलिए पढ़ने में कठिनाई है। सिंधु सभ्यता की लिपि दो प्रकार की है, पहला चित्रात्मक और दूसरा अक्षरात्मक। अक्षरात्मक लिपि के अनेक चिन्ह सम्राट अशोक की लिपि से मेल खाते हैं। आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। पहली तस्वीर सम्राट अशोक द्वारा इस्तेमाल की गई धम्म लिपि की। धम्म लिपि का 4th सदी में जो स्वरूप था वो तस्वीर में अंकित है। दूसरी तस्वीर कंपुचिया की खेमर लिपि की है। खेमर लिपि की 8वीं सदी में जो स्वरूप था वो चित्र में अंकित है। आप दोनों तस्वीरों की तुलना कर सकते हैं कि कंपुचिया की खेमर लिपि वस्तुतः धम्म लिपि का ही विकास है। धम्म लिपि से न सिर्फ नागरी, शारदा, टाकरी, लड्डा और गुरुमुखी जैसी भारतीय लिपियों का विकास हुआ है, बल्कि तिब्बती और दक्षिण पूर्व एशिया की अनेक आधुनिक लिपियां भी इसी से विकसित हुई हैं। आपको तीसरी तस्वीर भी दिख रही होगी जिसमें धम्म लिपि का तुलनात्मक आंकड़ा है। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में गजतमे नाम से एक परियोजना की शुरुआत की गई थी। वो सम्राट अशोक के कालसी शिलालेख का हाथी है जिसके नीचे ब्राह्मी में गजतमे लिखा हुआ है। ये पशुओं के नीचे नाम लिखे जाने का संभवतः भारत में प्रथम उदाहरण है। अशोक चक्र भी सम्राट अशोक के नाम पर, इसका आरंभ 4 जनवरी 1952 को हुआ था। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। चक्र के केंद्र में अशोक चक्र की प्रतिलिपि उत्कीर्ण होती है। पश्चिम भाग पर हिंदी और अंग्रेजी में अशोक चक्र लिखे हुए हैं। सही अर्थों में सम्राट अशोक प्रथम राष्ट्रीय शासक थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक भाषा और एक लिपि देकर एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष को अपने राज्य चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान नायक के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। अशोक चक्र ने स्तूप कला को प्रभावित किया। स्तूप का नाम सुनते ही दिमाग में एक अर्धगोलाकार संरचना की तस्वीर उभरती है, लेकिन रुकिए, हर जगह का स्तूप अर्धगोलाकार नहीं है। एक स्तूप धम्म चक्र के आकार का है जिसमें 8 आरे बने हुए। धम्म चक्र में भी 8 आरे हैं। दूसरे स्तूप में आरों की संख्या 12, 24 और 32 है। बीच की संख्या अशोक चक्र की याद दिलाती है। अशोक चक्र में भी 24 आरे हैं। स्तूप की खुदाई 1968 में हुई थी। स्तूप से एक सोप पत्थर की मंजूषा मिली है। मंजूषा के ढक्कन पर खरोष्टी लिपि में एक बौद्ध स्कॉलर का नाम लिखा है। वो स्कॉलर भद्रक थे। उन्हीं का अस्थि भस्म
उस मंजूषा में है। सम्राट अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली चलाई। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों को गुहा दान दी है। गुहा के अंदर चमकती हुई पॉलिश है। जाहिर है कि चैत्यों का मौलिक विकास अशोक के समय में आरंभ हुआ। महाराष्ट्र में नासिक के पास बौद्ध गुफाएं हैं। इसे पांडव गुफाएं कहा जाता है। विराट नगर में सम्राट अशोक के अभिलेख और बौद्ध स्तूप मिले हैं। इसे पांडवों का अज्ञातवास बताया जाता है। गया के पास बराबर की पहाड़ियों में मौर्य राजाओं के बनाए बौद्ध गुफाएं हैं। इसे सुदामा गुहा और गोपी गुहा कहा जाता है। कोई शक नहीं है, ये तमाम स्थल महाभारत के पात्रों से मौर्य काल के बाद में जोड़े गए हैं। अब अशोक कालीन रामपुरवा के इस बैल की मूर्ति को लीजिए। देखिए, पूरा मूर्ति विन्यास सिंधु घाटी के उस कुंवरदार वृषभ से मेल खाता है। अगर कोई शक हो तो फिर मौर्य कालीन इस हाथी के उत्कीर्णन को देखिए, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के सीलों पर हाथी से कैसे मेल खाता है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी। चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया था। सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था। लंका भी सोने का था। मौर्यों के शाही महल को जलाए जाने का प्रमाण है। सोने चांदी से सुसज्जित होने के भी प्रमाण है। लंका को जलाए जाने का सिर्फ वर्णन है। लंका में अशोक वाटिका थी। पाटलिपुत्र में अशोका राम था, जिसमें बौद्ध संगति हुई थी। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण के 10 सिर के प्रतीक हैं। तो क्या सोने का लंका पाटलिपुत्र ही था? इतिहास गवाह है कि पाटलिपुत्र में चैत्य काफी थे। वाल्मीकि के हनुमान लंका जाकर चैत्य ही जलाते हैं और अशोक वाटिका उजाड़ते हैं। वाल्मीकि ने लंका के संदर्भ में चैत्य शब्द का प्रयोग किया है। तमिल की परंपरा ये है कि कोई भी शब्द रा या ला से आरंभ नहीं किया जाता, इसलिए रावण और लंका तमिल परंपरा के शब्द नहीं है। अब ये देखिए, ये है मौर्यों के शाही महल के अवशेष। पटना के कुम्हरार में खुदाई के दौरान की गई तस्वीर। खुदाई के दौरान यहाँ मौर्यकालीन अवशेष मिले थे। इनमें मौर्यकालीन स्तंभ शामिल हैं। मौर्य राजे मौर्यगढ़ के थे, वहीं गणपति मौर्य थे। बुद्ध के धम्म में मौर्यों की आस्था थी। बुद्ध विनय पिटक के अधिष्ठाता थे। विनय के आधार पर बुद्ध का एक नाम विनायक था। भदंत आनंद कौशल्यायन के पाली हिंदी कोश में इसे देखा जा सकता है। बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के भी सर्जक थे, इसलिए वे अष्ट विनायक भी थे। आखिर गणपति बप्पा मोरिया में अष्ट विनायक का ही आह्वान किया जाता है। वैसे इस विषय पर भी वीडियो बनाई जा चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। सम्राट अशोक का सिंह चतुर्मुख ने सबसे पहले बौद्ध कला को प्रभावित किया। गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली मूर्ति को जन्म दिया। फिर ब्रह्मा के 4 मुख की परिकल्पना की गई। महाभारत महाकाव्य, युधिष्ठिर इस महाकाव्य के पात्र है। कलिंग के रक्त रंजित भीषण युद्ध से सम्राट अशोक शोकाकुल हो उठते हैं और महाभारत के रक्त रंजित भीषण युद्ध से युधिष्ठिर शोकाकुल हो उठते हैं। युधिष्ठिर संन्यास लेने की बात करते हैं। उन्हें राज सिंहासन व्यर्थ लगता है। बाद में मनाए जाने पर राजा बनने को तैयार होते हैं, मगर युधिष्ठिर राजा बनने पर धर्म का अनुशीलन करते हैं, इसलिए वे धर्मराज कहलाए। सम्राट अशोक धर्म का अनुशीलन करते हैं। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि महाभारत के कवि ने युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण में ऐतिहासिक नायक सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के कुछ अंशों का इस्तेमाल किया है। ये कथा महाभारत के शांति पर्व में है। युद्ध से हुए लोगों ने शांति की राह चलने को प्रेरित हुए। ये प्रेरणा बुद्ध से मिली थी। वैसे जो मेरे पास जानकारियाँ थीं वो मैंने आप सबको शेयर कर दी है। आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे सच्चे इतिहास को आप लोग दूसरों को भी शेयर करें, ताकि अपने इतिहास के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके।